एमपी फाउंडेशन में पंकज सिंह। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आज का हमारा टेस्ट है समर्पण सीरीज का टेस्ट नंबर 2। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करते रहिएगा लाइक, ताकि बुक हो या कोचिंग संस्थान का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। और जो भी प्रैक्टिस सेट होगा, जो बेहतर प्रैक्टिस सेट होगा, वह हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आपके लिए हम बेहतर वर्क करते रहें। बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जो 5 बार पीटी क्रैक कर दिए हैं, 2 बार मेंस क्रैक कर दिए हैं, कोई किसी ने 2 बार इंटरव्यू दे दिया। तो बीपीएससी थोड़ा एक समुद्र है भाई। तो यही बात याद आता है कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने 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 लग जाए, या तो तू मिल जाए या फिर हम ठिकाने लग जाए। तो बिल्कुल इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 71 बीपीएससी में, और नेक्स्ट वीक वैकेंसी भी आ रहा है आपका, तो तैयारी करते रहिए। और यह वीकली टेस्ट है, थोड़ा यह वीडियो घंटा 2 घंटा का हो जाएगा, तो धैर्य बनाए रखिएगा। पहला क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन होम रूल लीग। क्या होता है कि यह मतलब आयरलैंड के स्वशासन आंदोलन से प्रेरित था होम रूल लीग, और थोड़ा सा मतभेद हो जाता है तो 2 होम रूल लीग का स्थापना होता है। एक करते हैं बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में स्थापना करते हैं बाल गंगाधर तिलक, और एक सितंबर में करती है एनी बेसेंट, सितंबर 1916 में करती है एनी बेसेंट। उनका संस्था का नाम क्या था? ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो दोनों चीज आप याद रखिएगा। दूसरा नंबर स्टेटमेंट देख रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्यों की संख्या तिलक के होम रूल लीग के लोगों से कम थी। नहीं, कम नहीं था, सदस्यों की संख्या बिल्कुल ज्यादा था, लेकिन संगठन कमजोर था। तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट है, तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय पूना था। बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया तथा कॉमन बिल नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट है, एनी बेसेंट आयरिश मूल की एक थियोसोफिस्ट महिला थी। बिल्कुल यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4 किधर है? बी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार ही सिर्फ करना है। वर्ष 1919 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन की गति धीमी पड़ गई। यह स्टेटमेंट सही है। वर्ष 1920 ईस्वी में इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया। यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 4 नंबर सवाल देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। एनी बेसेंट के होम रूल लीग संगठन का सचिव को नियुक्त किया गया था। किनको नियुक्त किया गया था? तो क्या होता है कि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में स्थापना करती है ऑल इंडिया होम रूल लीग का, और इसका ऑल इंडिया में 200 प्लस शाखा था। 200 प्लस शाखा था ऑल इंडिया में। सदस्यों की संख्या भी बहुत ज्यादा था। अब इसका सचिव का नियुक्ति सचिव किनको नियुक्त किया गया था? तो जॉर्ज अरुंडेल को नियुक्त किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 5 नंबर सवाल है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हस्तांतरित विषय में शामिल नहीं था? एक की हो गया, और इस पे ध्यान दीजिएगा, शामिल नहीं था। क्या होता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के भी नाम से हम लोग जानते हैं, उस समय 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। तो आरक्षित विषय में कौन कौन था? वित्त था, भू राजस्व था, सिंचाई था, खनिज संसाधन था। और यहाँ पे हस्तांतरित विषय में शामिल नहीं था, यह पूछ रहा है। तो हस्तांतरित विषय में कौन कौन था? शिक्षा था, स्वास्थ्य था, कृषि था। ये तीनों हो गया। स्थानीय शासन था, उद्योग था, और अबकारी था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या था? हस्तांतरित विषय में शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व शामिल नहीं था। 6 नंबर सवाल है, 1915 ईस्वी में भारत आगमन के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान क्रियान्वित किया था? गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं। क्या होता है कि अहमदाबाद मिल मजदूरों के सत्याग्रह 1918। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या होता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर सब आंदोलन कर देता है मालिक के प्रति, प्लेग के बोनस के लिए। वहां विवाद छिड़ गया था दोनों में, मालिक और मजदूर दोनों में।
क्या होता है कि 50% मजदूर सब डिमांड कर रहा था बोनस का। गांधी जी गए तो थोड़ा सलाह दिए कि भाई देखो तुम लोग 35% का डिमांड करो और अहिंसात्मक तरीका से करो। मालिक बोल रहा था कि हम 20% देंगे बोनस, और फिर इसी में वह गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं। चलिए 7 नंबर सवाल देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्रीन छोटा। प्रथम असहयोग, प्रथम असहयोग कब हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह। प्रथम जन आंदोलन कब हुआ? तो रॉलेट सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अभी देखे अहमदाबाद मिल हड़ताल। प्रथम सविनय सविनय अवज्ञा चंपारण सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 1919 में गठित डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का उद्देश्य क्या था? इंक्वायरी कमेटी का उद्देश्य क्या था? क्या होता है कि रॉलेट एक्ट आता है और इसके उपरांत होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटना बहुत दुखद रहा। और उस समय भारत के सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू। एडविन मॉन्टेग्यू सचिव थे, भारत सचिव, और वही एक डिसऑर्डर कमेटी का स्थापना करते हैं। किसके लिए? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। जो भी कमेटी गठित हुआ, गठित हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। उन 3 भारतीय सदस्यों में कौन उस कमेटी आयोग में शामिल नहीं था? तो जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और कौन कौन थे? पंडित जगत नारायण थे, याद रखिएगा तीनों को। सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान थे और सर चीमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। कथन तो ए हो गया, खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान किया। बिल्कुल सही है। खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि भाई तुर्की का जो सुल्तान है उसके साथ थोड़ा सा ब्रिटेन वाले मिसबिहेव कर दिया था, उसके प्रतिष्ठा से लेकर के जुड़ा हुआ था। तो प्रत्यक्ष नहीं जुड़ा था, अप्रत्यक्ष जुड़ा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए सही है पर आर क्या है? गलत है। तो सी नंबर इसका आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार की मांग किया गया। तो यह कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली। नवंबर 1919 में कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। 1919 के प्रारंभ में अली बंधुओं मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था और उसी का जो सम्मेलन था नवंबर 1919 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया जिसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। बिल्कुल यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में तो होता है, लेकिन जिसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन नहीं किया गया था। अनुमोदन किया गया था नागपुर का जो वार्षिक अधिवेशन होता है। वार्षिक अधिवेशन जब भी होता है कांग्रेस का होता था तो दिसंबर में होता था, और यह कहाँ हुआ था? नागपुर 1920। उसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। जो सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ उसमें कार्यक्रम चलाने का सिर्फ रूपरेखा तैयार किया गया था। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। तो यह स्टेटमेंट सही है। तो ये केवल हो जाएगा 2 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस में कुछ संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए। इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन का भी प्रावधान किया गया था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन का आधार क्या था? तो यह था क्या? तो भाषाई हो जाएगा। मतलब क्या है कि दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, मतलब वार्षिक अधिवेशन जो हुआ नागपुर में, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, मतलब अनुमोदन किया गया, नियम बनाया गया कि कांग्रेस, मतलब कुछ ऐसा नियम था कि कांग्रेस के रोजमर्रा क्रियाकलापों को देखने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों को वास्तविक क्रियान्वयन के लिए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया। और किया गया गांव और कस्बों में भी कांग्रेस समितियों का गठन किया गया
और सदस्यता फीस कितना रखा गया, तो 4 आना, प्रत्येक सदस्य 4 आना आपको देना है प्रतिवर्ष। 14 नंबर क्वेश्चन है, जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था तब आंदोलन वापस लेने का घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। महात्मा गांधी द्वारा 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस लेने पर उपयुक्त संदर्भित कथन किनका है, तो यह बोले थे सुभाष चंद्र बोस, द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस। 15 नंबर सवाल है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन कब हुआ था, स्मॉल डेट के साथ याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर अब स्मॉल डेट भी पूछता है। तो यह आगमन हुआ था 17 नवंबर 1921, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नवंबर 1921 में आगमन हुआ, बहुत जगह पर हड़ताल वगैरह हुआ था इंडिया में। 16 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रभाव असम के चाय बागानों और स्टीमरों पर काम करने वाले मजदूरों तथा असम बंगाल रेलवे के कर्मचारियों पर भी देखने को मिला जब उन्होंने हड़ताल का आयोजन किया। उपरोक्त पर किनकी महत्वपूर्ण थी, तो यह थे बंगाल के राष्ट्रवादी नेता जेएम सेनगुप्ता। 17 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा फरवरी 1922 ईस्वी में सहयोग आंदोलन वापस लेने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। कारण आपको बताना है, लॉट्स ऑफ कारण था, लेकिन तत्कालिक कारण चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलन का हिंसक हो जाना, यह तत्कालिक कारण था। आंदोलन के चले हुए लगभग 2 साल हो गए, आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ होने लगा और उस दौरान खिलाफत का मुद्दा प्रासंगिक हो गया। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यह नहीं कि चौरा चौरी देखे और तुरंत मार दिए। 18 नंबर सवाल देख रहे हैं, आपको विचार करना है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो काल क्रमानुसार व्यवस्थित कैसे करेंगे भाई, बाल गंगा केंद्रीय खिलाफत समिति का इलाहाबाद में अधिवेशन, यह कब होता है, यह होता है जून 1920 में, जून 1920 में। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, बहुत दुखद घटना हो जाता है, कब, 1 अगस्त। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाता है, 1 अगस्त 1920। इसके बाद कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, यह सितंबर में होता है। और इसके बाद 1920 में नागपुर का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, यह कब होता है, दिसंबर में होता है, दिसंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का प्रथम सचिव किनको चुना गया था। तो क्या होता है बात ऐसा कि मतलब मोतीलाल नेहरू को चुना गया, और क्यों चुना गया था, इसलिए कि मतलब 1922 में कांग्रेस का जो गया का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो उस वजह से मतभेद हो जाता है और स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। उसमें अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव किनको चुना गया, प्रथम सचिव मोतीलाल नेहरू को चुना गया था। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे स्वराजवादियों का उपलब्धि नहीं माना जा सकता है, स्वराजवादियों का उपलब्धि नहीं माना जा सकता। तो 1925 में विठल भाई पटेल का केंद्रीय विधान के अध्यक्ष के रूप में चुना जाना, यह उपलब्धि था। देश भर में रचनात्मक कार्यक्रम को पर्याप्त विस्तार किया जाना, स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा तो यही, लेकिन इसका उपलब्धि देख लेते हैं स्वराजवादियों का। 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार का पराजय यह था, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का खोखलापन उजागर करना यह भी था। लेकिन देश भर में रचनात्मक कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार किसका था, अपरिवर्तनवादियों का कार्यक्रम था यह, तो इसका आंसर हो गया बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनाव में स्वराजियों का उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में उन्हें कितना पर सफलता प्राप्त हुआ था, तो उनको प्राप्त हुआ था 42 सीट पे, 42 याद रखिए, 42 सीट पे हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है, 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में भारत के अनेक साम्यवादी नेताओं को कारावास की सजा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन साम्यवादी नेता उसमें शामिल नहीं थे, तो एम.एन. राय शामिल नहीं थे, एस.ए. डांगे थे, नलिनी सेनगुप्ता थी, शौकत उस्मानी थे। 23 नंबर है, आपको मिलान करना है, तो थोड़ा सा मेरठ षड्यंत्र केस ये हुआ था 1929, और इसके बाद कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र, कब हुआ, 1924। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, इसके बाद अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल का गठन 1928।
तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1920 ईस्वी में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय और प्रथम सचिव कौन थे? दीवान चमन लाल। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय और प्रथम सचिव दीवान चमन लाल। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के बारदोली क्षेत्र में किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? यह सिंपल सा सवाल है, 1928 ईस्वी में हुआ और इसमें भाग लिए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब मेन मुद्दा था ना कि काश्तकारी नियमों में संशोधन करना, भू राजस्व में कमी, बेदखली के विरुद्ध संरक्षण तथा ऋण ग्रस्ता से बचाव जैसे मुद्दे प्रमुख थे। और इसी आंदोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया था। 26 नंबर सवाल है, कथन और कारण पर विचार करना है, विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन भी कर लेना है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मजदूर तथा श्रमिक संघवाद ने नए उभरते वर्ग की क्रांतिकारी ऊर्जा को राष्ट्रवादी क्रांति में लगाने हेतु प्रोत्साहित किया है। सही है, स्टेटमेंट सही है। नए साम्यवादी समूह का उदय मार्क्सवादी और समाजवाद दरिद्रतम श्रमिक वर्ग के हितों के पक्षधर था। स्टेटमेंट तो यह भी सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि साम्यवादी की वजह से नहीं, संघवाद की वजह से उन लोग राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित हुआ, संघवाद की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 27 नंबर सवाल है, कथन वही और कारण है, विचार करना है। 1920 के प्रारंभ में सरकार ने जेल में बंद विभिन्न क्रांतिकारियों को आम माफी देकर रिहा कर दिया। सही है ये स्टेटमेंट। सरकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू करने के लिए देश में सद्भावना का वातावरण बनाना चाहती थी। बिल्कुल सही है, ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 27 का ये हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, पाथेर दावी नामक क्रांतिकारी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो यह थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। एक फेमस बहुत हो गया था बुक, जन जन तक पहुंच गया, राष्ट्रवाद का मतलब क्रांतिकारी ला दिया था। तो सरकार इसको बाद में क्या कर देता है? बैन कर देता है। 29 नंबर है, निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार करिए। निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार करना है। सबसे पहले सॉन्डर्स की हत्या दिसंबर 1928 में हो जाता है, दिसंबर 1928 में। इसके बाद काकोरी कांड हो जाता है अगस्त 1925 में। इसके बाद केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट हो जाता है अप्रैल 1929 में। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? 1924 में, 1924। तो इसका आंसर हो गया मिलान करने के बाद बी नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रीन क्वेश्चन बड़ा छोटा हो जा रहा है। भारतीय विधि आयोग, भारतीय विधि आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1927 में इसका मतलब नियुक्ति किया गया, स्थापना बोल दी, सॉरी फॉर दैट, नियुक्ति। भारतीय विधि आयोग का नियुक्ति होता है 1927 में। और किसके लिए हुआ था? तो सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए। इसके बाद आ गया ली आयोग। ली आयोग 1930 में गठित होता है, 1923 में ली आयोग गठित हो रहा है। और किसके लिए हो रहा है? तो सिविल सेवा में भर्ती की पत्तियों की जांच के लिए। इसके बाद मुद्दिमन समिति 1924 में, और इसको होता है प्रांतों में द्वैत शासन की निगरानी के लिए, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का निगरानी के लिए। और लिथुआ आयोग यह होता है, इसका नियुक्ति 1926 में, और भारत में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच के लिए इसका होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी नंबर। 31 नंबर सवाल है, साइमन कमीशन 1927 के गठन के समय ब्रिटेन के भारत सचिव कौन थे? ये बहुत अपने आप को काबिल समझते थे और भारतीयों को मूर्ख समझते थे। इनका मानना था कि भारत जो है, भारत के लोग अपने संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं, भारतीयों को चैलेंज कर दिए थे। इसी के विरोध में मोतीलाल नेहरू संविधान बनाए। तो साइमन कमीशन 1927 के गठन के समय ब्रिटेन के भारत के सचिव कौन थे? तो लॉर्ड बर्कनहेड। चलिए 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साइमन कमीशन की अनुशंसा में शामिल नहीं था? साइमन कमीशन की अनुशंसा में शामिल नहीं था तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना शामिल था, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, यह भी सही है, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए, यह स्टेटमेंट गलत है। प्रांतों की कानूनों तथा व्यवस्था में प्रांतों में निहित किया जाए, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका पूछा था कि शामिल नहीं था, तो यह हो जाएगा सी नंबर।
33 नंबर है नेहरू रिपोर्ट, मतलब इसके जवाब में मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट बनाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 19 मौलिक अधिकार की मांग किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें सिंध एक अलग प्रांत बनाने की मांग किया गया था, यह भी सही है। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित करने की बात की गई, नहीं 3 वर्ष नहीं 5 वर्ष निर्धारित करने का बात किया गया था, यह स्टेटमेंट गलत है। इसमें भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले, तो हो गया 1 2 4, 1 2 4 कहाँ है, बी नंबर इसका आंसर हो गया। 34 है भारतीय संविधान का मसविदा तैयार करने वाले मोतीलाल नेहरू का नेतृत्व वाली उप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्य का संख्या कितना था? 8 सदस्य थे कुल, मतलब मोतीलाल नेहरू तो अध्यक्ष ही थे, इससे अली इमाम थे, सुभाष चंद्र बोस थे, एनी बेसेंट, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, जीआई प्रधान, तेज बहादुर सप्रू, कुल 8 सदस्य थे। सवाल है दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए किस स्थान पर सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया कलकत्ता में आयोजन किया गया था, और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना रिपोर्ट में 3 संशोधन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया जाता है, उनका प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है, और क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो जाता है। चलिए 36 नंबर है सबने अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुने जाने के कारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूर्ण स्वराज की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंध था, बिल्कुल। नमक गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता था, अब किसान लोग आंदोलन में नहीं आ रहा था, तो नमक से जोड़ दिया गया इसको, क्योंकि गरीब से गरीब लोग जुड़ेगा और इससे किसान भी जुड़ गया, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 37 है नमक सत्याग्रह के दौरान केरल में कालीकट से पोयानूर तक पद यात्रा करने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे? तो यह थे के केलप्पन नायर मालाबार के क्षेत्र में जो कालीकट से पोयनूर तक यात्रा किए, और बाद में के केलप्पन नायर बाइकोम सत्याग्रह से प्रसिद्ध हो गए थे। 38 है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया हुई यहाँ 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मनीलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ नमक कारखाने पर धावा बोल दिया था। तो ये कहाँ हुआ था? धारासना में। चलिए 39 नंबर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपका हुआ 5 मार्च 1931, जिसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। उस समय के लॉर्ड इरविन वायसराय गांधी जी का वार्तालाप चला, मतलब 15 दिन तक। इसके बाद यह समझौता 5 मार्च 1931 को हो जाता है, जिसको दिल्ली समझौता के भी नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए 40 नंबर सवाल है कथन या अवकारण्य पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। 1931 का कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तव में कांग्रेस के मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, बिल्कुल सही है। और कराची प्रस्ताव में नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों की एक सूची सामने रखी गई थी, तो यह भी सही है। तो ये और दोनों सही है, आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका नंबर 1 नंबर हो जाएगा। 41 नंबर है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो वहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड इसकी अध्यक्षता किए थे। अब 42 नंबर सवाल देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लेथियन समिति कहा गया, के अध्ययन के आधार पर सांप्रदायिक अधिनिर्णय मतलब कॉमनल अवार्ड की घोषणा कब किए थे? कॉमनल अवार्ड की घोषणा 42 नंबर क्वेश्चन आपको जनाना चाहिए। तो यह किए थे 16 अगस्त 1932 को। कब किए? 16 अगस्त 1932। 43 नंबर है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन कब और किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था गांधी जी के द्वारा 1932। महात्मा गांधी करते हैं 1932 में, सितंबर 1932 में इसका करते हैं अनटचेबिलिटी लीग का स्थापना।
और 1933 में हरिजन नामक पत्रिका भी स्टार्ट कर देते हैं। और अनटचेबिलिटी लीग का बाद में नाम पड़ गया था हरिजन सेवक संघ। और बाद में 1933 में हरिजन पत्रिका का, साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ कर देते हैं। 44 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? इंसान ऐसा बनिए कि जहाज से यात्रा कीजिए, वो भी आपको पढ़ने के लिए रहे। तो यह था, जहाज का नाम राजपूताना। गांधी जी का यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 तक वह लंदन पहुंचे। और उनके साथ महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन साथ में थी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, धरासना नमक सत्याग्रह की घटना एक अमेरिकी पत्रकार ने जीवंत प्रस्तुतिकरण किया था। उस पत्रकार का क्या नाम था? उस पत्रकार का नाम था बेब मिलर। बेब मिलर उनका नाम था। 46 है, लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता, इनको आपको पता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्हीं का नाम था बादशाह खान, इसलिए आंसर हो जाएगा बादशाह खान। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 47 है, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी गौंडील ने किस क्षेत्र में अपना प्रशंसनीय योगदान दिया था? यह दिए थे नागालैंड और मणिपुर। तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नागालैंड आंसर हो जाएगा, नागालैंड और मणिपुर। इनको मतलब 13 वर्ष की उम्र में झंडा उठा लिए थे। सोचिए कितना गौरवमय इतिहास रहा है हमारा। 13 साल की उम्र बच्चा आज़ादी चाहता है, गुलाम नहीं रहना चाहता। और नागालैंड और मणिपुर में इनका मेन क्षेत्र था। 1932 में इनको अंग्रेज सब गिरफ्तार कर लेता है। 1937 में जवाहरलाल नेहरू उनसे जेल में मिलते हैं और फिर दर्जा देते हैं, रानी की उपाधि, पहाड़ों की बेटी कहते हैं। 48 नंबर है, थोड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि स्क्रीन छोटा करना पड़ता है। 48 नंबर सवाल है कि कथन ए और आर कारण पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति से असहमत थे, सही है। नेहरू जी का कहना था कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की कार्यक्रम को तय किए जाने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस अवस्था में पहुंच गया है जहां हमें औपनिवेशिक सत्ता से तब तक संघर्ष रहना होगा जब तक हम उसे पूर्ण रूपेण उखाड़ फेंकने में सफल न हो जाए। तो स्टेटमेंट यह भी सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे देख रहे हैं। सवाल है, दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए किस स्थान पर सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, कलकत्ता में आयोजन किया गया था। और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना रिपोर्ट में 3 संशोधन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया जाता है, उनका प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। और क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो जाता है। चलिए 36 नंबर है, सबने अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुने जाने के कारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूर्ण स्वराज की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंध था, बिल्कुल। नमक गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता था। अब किसान लोग आंदोलन में नहीं आ रहा था, तो नमक से जोड़ दिया गया इसको, क्योंकि गरीब से गरीब लोग जुड़ेगा और इससे किसान भी जुड़ गया, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 37 है, नमक सत्याग्रह के दौरान केरल में कालीकट से पोयानूर तक पद यात्रा करने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे? तो यह थे के केलप्पन नायर मालाबार के क्षेत्र में, जो कालीकट से पोयानूर तक यात्रा किए और बाद में के केलप्पन नायर बाइकोम सत्याग्रह से प्रसिद्ध हो गए थे। 38 है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया हुई यहाँ 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मनीलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ नमक कारखाने पर धावा बोल दिया था। तो ये कहाँ हुआ था? धारासना में। चलिए 39 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपका हुआ 5 मार्च 1931, जिसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। उस समय के लॉर्ड इरविन वायसराय, गांधी जी का वार्तालाप चला मतलब 15 दिन तक। इसके बाद यह समझौता 5 मार्च 1931 को हो जाता है, जिसको दिल्ली समझौता के भी नाम से हम लोग जानते हैं।
चलिए 40 नंबर सवाल है, कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। 1931 का कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तव में कांग्रेस के मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, बिल्कुल सही है। और कराची प्रस्ताव में नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों की एक सूची सामने रखी गई थी। तो यह भी सही है, तो ये और दोनों सही है, आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका नंबर 1 नंबर हो जाएगा। 41 नंबर है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो वहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड इसकी अध्यक्षता किए थे। अब 42 नंबर सवाल देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लेथियन समिति कहा गया, के अध्ययन के आधार पर सांप्रदायिक अधिनिर्णय मतलब कॉमनल अवार्ड की घोषणा कब किए थे? कॉमनल अवार्ड की घोषणा 42 नंबर क्वेश्चन आपको जनाना चाहिए। तो यह किए थे 16 अगस्त 1932 को। कब किए? 16 अगस्त 1932। 43 नंबर है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन कब और किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था गांधी जी के द्वारा 1932। महात्मा गांधी करते हैं 1932 में, सितंबर 1932 में इसका करते हैं अनटचेबिलिटी लीग का स्थापना। और 1933 में हरिजन नामक पत्रिका भी स्टार्ट कर देते हैं। और अनटचेबिलिटी लीग का बाद में नाम पड़ गया था हरिजन सेवक संघ। और बाद में 1933 में हरिजन पत्रिका का साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ कर देते हैं। 44 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? इंसान ऐसा बनिए कि जहाज से यात्रा कीजिए, वो भी आपको पढ़ने के लिए रहे। तो यह था, जहाज का नाम राजपूताना। गांधी जी का यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 तक वह लंदन पहुंचे। और उनके साथ महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन साथ में थी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, धरासना नमक सत्याग्रह की घटना एक अमेरिकी पत्रकार ने जीवंत प्रस्तुतिकरण किया था। उस पत्रकार का क्या नाम था? उस पत्रकार का नाम था बेब मिलर। बेब मिलर उनका नाम था। 46 है, लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता, इनको आपको पता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्हीं का नाम था बादशाह खान, इसलिए आंसर हो जाएगा बादशाह खान। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 47 है, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी गौंडील ने किस क्षेत्र में अपना प्रशंसनीय योगदान दिया था? यह दिए थे नागालैंड और मणिपुर, तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नागालैंड आंसर हो जाएगा, नागालैंड और मणिपुर। इनको मतलब 13 वर्ष की उम्र में झंडा उठा लिए थे। सोचिए कितना गौरवमय इतिहास रहा है हमारा। 13 साल की उम्र बच्चा आज़ादी चाहता है, गुलाम नहीं रहना चाहता। और नागालैंड और मणिपुर में इनका मेन क्षेत्र था। 1932 में इनको अंग्रेज सब गिरफ्तार कर लेता है। 1937 में जवाहरलाल नेहरू उनसे जेल में मिलते हैं और फिर दर्जा देते हैं, रानी की उपाधि, पहाड़ों की बेटी कहते हैं। 48 नंबर है, थोड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि स्क्रीन छोटा करना पड़ता है। 48 नंबर सवाल है कि कथन ए और आर कारण पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति से असहमत थे, सही है। नेहरू जी का कहना था कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की कार्यक्रम को तय किए जाने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस अवस्था में पहुंच गया है जहां हमें औपनिवेशिक सत्ता से तब तक संघर्ष रहना होगा जब तक हम उसे पूर्ण रूपेण उखाड़ फेंकने में सफल न हो जाए। तो स्टेटमेंट यह भी सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे देख रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ का गठन की बात की गई थी, बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह अखिल भारतीय संघ 1937 के चुनाव के पश्चात अस्तित्व में आ गया, यह गलत है। अस्तित्व में कभी आया ही नहीं, मतलब 1946 तक केंद्र सरकार भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार ही चलता रहा। तो यह स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। 50 नंबर सवाल है, 1937 के प्रांतीय चुनावों के पश्चात कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया। निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल।
बंगाल यूनियनिस्ट पार्टी गठित किया था मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, और कांग्रेस गठन किया था 6 प्रांत में, बॉम्बे, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, और बाद में असम और पश्चिमोत्तर प्रांत, सीमा प्रांत में भी सरकार बना लिया था। 51 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस के सदस्यता से औपचारिक रूप से त्याग पत्र दे दिया था? तो यह दे दिए थे 1934 में। ऐसा बात है कि कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन पटना में होने वाला था, और जो संसदीय बोर्ड का गठन किया गया था ना, उसमें गांधी जी क्या थे, उसके पक्ष में थे नहीं, तो इसीलिए औपचारिक रूप से त्याग पत्र दे दिए थे। 52 नंबर सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 17 अक्टूबर 1940 को होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। प्रथम थे विनोबा भावे और दूसरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 53 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। राष्ट्रवादियों का धैर्य उनकी कमजोरी नहीं था, यह दर्शाना। राष्ट्रवादियों का धैर्य उनका कमजोरी नहीं था, यह दर्शाना बिल्कुल सही है। लोगों की भावना का व्यक्त करना कि उन्हें युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो नाजीवाद और भारत पर शासन करने वाली दोहरी निरंकुशता के बीच कोई अंतर नहीं करते, यह भी स्टेटमेंट सही है। सरकार को कांग्रेस की मांग का शांतिपूर्वक स्वीकार करने का एक और अवसर देना, यह भी सही है। भारतीयों के लिए न्याय और समानता, यह स्टेटमेंट गलत है। तो कह रहा था कि कौन सा कथन गलत है, तो 4 नंबर गलत हो जाएगा। तो 4 नंबर कहाँ है? 4 नंबर कथन बी में है, 4 नंबर। चलिए 54 नंबर सवाल है, दिल्ली चलो आंदोलन किससे संबंधित है? दिल्ली चलो आंदोलन यह व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है। दिल्ली चलो आंदोलन 55 है। 1940 का पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1940 का पाकिस्तान प्रस्ताव, जिसका नाम सुनते ही माथा गर्म हो जाता है। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 56 है, वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति का बैठक कब हुआ था? कांग्रेस वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति का बैठक कब हुआ? यह इसका आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942 स्मॉल डेट के साथ याद रखिए। और 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। यह मुंबई के मेयर थे, इसीलिए मेहर अली मेयर भी थे। समझ गए कि नहीं? और 58 नंबर क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया और झंडा फहराया? तो अरुणा अशरफ अली। अरुणा अशरफ अली। क्या होता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो 9 अगस्त के सुबह सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जितना प्रमुख नेता थे, और अरुणा अशरफ अली बच गई, इसीलिए कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता की और झंडा भी फहरा दी। मतलब मार्क होता है ना कि भाई बड़ा बड़ा नेता है, सबको गिरफ्तार कर लो। अंग्रेज सुबह में ही, भोर में ही सबको गिरफ्तार कर लिया और अज्ञात जगह में लेकर के चला गया, लेकिन अरुणा अशरफ अली बच गई थी। चलिए 59 नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में यद्यपि अहिंसा की आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया गया, गांधी जी का करो या मरो का मंत्र गांधी जी के उग्रवादी मनोदशा के प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? तो यह कहें सुमित सरकार। 60 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? अभी बताए 23 मार्च 1900। कब मनाया गया? तो यह हो जाएगा 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान दिवस लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था, लेकिन पाकिस्तान दिवस मनाया गया। पाकिस्तान प्रस्ताव पास हुआ था, इसीलिए 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 61 नंबर क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 किससे संबंधित है? तो 1944 है, चल रहे समकालीन संवैधानिक संकट को हल करना। मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो गतिरोध हो गया था, उसी के बीच एक फार्मूला दिए थे, सी राजगोपालाचारी फार्मूला।
62 नंबर है, निम्नलिखित के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कालानुक्रमिक क्रम में कैसे व्यवस्थित कीजिएगा? सबसे पहले इसमें हुआ देसाई लियाकत समझौता। देसाई लियाकत समझौता होता है जनवरी 1945, जनवरी 1945 में होता है। इसके बाद होता है सी राजगोपालाचारी फार्मूला, मार्च 1945, मार्च 1945 में होता है। इसके बाद पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1945, पाकिस्तान दिवस मनाया गया। इसके बाद बेबेल योजना जून 1945, प्रत्येक वर्ष उस समय पाकिस्तान दिवस मनाता था 23 मार्च 1940 के बाद। तो इसका हो जाएगा बी नंबर 3 1 2 4। 63 है, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर कब बने थे? सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि के इंसान थे। पीसीएस परीक्षा में मतलब चौथा रैंक था इनका। और 1921 में त्याग पत्र दे दिए। और सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर कब बने थे? तो 1923 में। 64 है, मार्च 1940 में रामगढ़ में आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन के प्रतिभागियों की पहचान करने। समझौता विरोधी सम्मेलन में कौन कौन शामिल था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा। मार्च 1940 में करते हैं रामगढ़ में एक आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन, सुभाष चंद्र बोस मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा दोनों था। तो 3 और 4 हो जाएगा, डी नंबर। 65 है, सुभाष चंद्र बोस को पेशावर पहुंचने में किसने मदद किया था? तो यह थे भगत राम। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित स्वतंत्रता सेना मुक्ति सेना का कार्यालय कहाँ था? तो यह था ड्रेसडेन। याद रखिएगा, ड्रेसडेन। जर्मनी पहुंचते हैं सुभाष चंद्र बोस और हिटलर से मुलाकात करते हैं और स्वतंत्रता सेना मतलब मुक्ति सेना का कार्यालय शुरू कर देते हैं वह। और जिसका सदस्य कौन सब थे? वही सब थे जो मित्र राष्ट्र के पक्ष में लड़ते हुए बंदी बनाए गए थे। 67 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना किसने की थी? तो यह रास बिहारी बोस किए थे। 1915 में यह चले जाते हैं जापान और जापान के सरकार से मिलते हैं और जापान सरकार को मनाने में सक्रिय रूप से शामिल हो जाते हैं कि और वहां पे उन्होंने इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना करते हैं और पश्चिम साम्राज्यवाद का जो बुराई है उस पर व्याख्यान देते हैं। 68 नंबर है, भारत की पहली अंतरिम सरकार सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में बनाई थी? भारत की पहली अंतरिम सरकार सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में बनाई थी? तो यह बनाए थे कहाँ? सिंगापुर में। सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को अंतरिम सरकार का यह गठन करते हैं और कहाँ करते हैं? जापान के कब्जा में था सिंगापुर के कैथे थिएटर, वहां पर आजाद हिंद के प्रांतीय सरकार का यह गठन करते हैं जिसका नाम रहता है अर्जी हुकूमत आजाद हिंद। अर्जी हुकूमत आजाद हिंद के नाम से करते हैं और जिसका प्रधानमंत्री खुद और युद्ध और विदेशी मामले के मंत्री रहते हैं सुभाष चंद्र बोस खुद। तो स्मॉल डेट भी याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को अंतरिम सरकार का गठन करते हैं सिंगापुर में। 69 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः क्या नाम दिया था? तो यह दिए थे, अंडमान को दिए थे शहीद द्वीप और निकोबार को दिए थे स्वराज द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के गठन के समय भारत सचिव कौन थे? तो यह भारत के सचिव थे पैथिक लॉरेंस और यही इस मिशन का अध्यक्ष भी थे। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। 310 था। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हमारा समय सीमित है और घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। हमारे पास व्यापार करने के लिए केवल प्रतिष्ठा और पिछली गति है, ये लंबे समय तक नहीं टिकेगी। यह कथन किसका था? तो यह कथन था लॉर्ड बेवेल। कहाँ गए? लॉर्ड बेवेल का था। लॉर्ड बेवेल हड़बड़ा गए और यह बात बोले थे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की योजना के प्रस्तावित प्रावधानों से संबंधित सही विकल्प का पहचान करना है। सही विकल्प का पहचान आपको करना है। पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना, स्वीकार नहीं किया था पृथक मांग को कैबिनेट मिशन। माउंटबेटन योजना के तहत इसको किया गया था। त्रिस्तरीय संघ की स्थापना, यह किया गया था, स्वीकार था। प्रांतों को स्वायत्ता से इंकार, प्रांतों को स्वायत्ता से इंकार नहीं किया गया था, ये भी गलत है। संविधान सभा के संविधान निर्माण के अधिकारी अभी था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। बी और डी कहाँ है? सी नंबर। मतलब 4 तरह के किया था, पाकिस्तान को मांग को स्वीकार कर दिया था, त्रिस्तरीय संघ की स्थापना, प्रांतों की स्वायत्ता और संविधान निर्माण का अधिकार दिया था। तो इसका हो जाएगा बी और डी।
73 नंबर क्वेश्चन है, 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा, यद्यपि अल्पसंख्यकों के अधिकार को ध्यान रखते हुए अल्पसंख्यक को बहुत के आगे बढ़ने पर अपना वीटो लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ क्या है? वही है जो गेम खेलते आ रहा है शुरू से ही अंतिम तक, मुस्लिम लीग। 74 नंबर सवाल है, 74 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज ब्रिटिश संसद का मुफ्त उपहार नहीं होगा बल्कि भारत के पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। उपरोक्त पंक्तियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा कही गई थी? तो यह महात्मा गांधी कहे थे। महात्मा गांधी के द्वारा यह बात कहा गया था। और कब कहा गया था? 1922 में वह प्रकाशित करते हैं, यंग इंडिया में प्रकाशित। उसी में कहे थे कि स्वतंत्रता शीर्षक से यह लेख लिखे थे और उसी में यह बात कहे थे। 75 नंबर क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है निम्नलिखित पर। विरातुल अखबार, शिशिर कुमार घोष, यह गलत है, राजा राम मोहन राय होगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार निकाले 1827 में और यह फारसी भाषा का प्रथम जर्नल था। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर सही है तो केवल हो जाएगा 2 नंबर। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। 76 नंबर है, हिंदू पैट्रियट पत्रिका के संस्थापक मैडम भिकाजी कामा थी। वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष थे। तो आपको मिलान करना है, मिलाइए। तो हिंदू पैट्रियट के संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष। यहाँ उल्टा कर दिया है और यह कब किए थे? 1853 में गिरीश चंद्र घोष के द्वारा किया गया था। तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक कौन किए थे? तो मैडम भिकाजी कामा किए थे। वंदे मातरम मैडम भिकाजी कामा थी, यहाँ भी उल्टा हो गया। और यह पत्रिका 1909 में यह पेरिस में निकाले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन है, न्यू इंडिया पत्रिका के संस्थापक कौन थे? न्यू इंडिया, तो यह इनिवेशेंट न्यू इंडिया के। 78 है, युगांतर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? युगांतर, तो यह थे बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त थे युगांतर के। यह कब पत्रिका निकाले थे? 1906 में। आपको अब मिलान करना है, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, बहिष्कृत भारत, B.R. अम्बेडकर, क्रांति फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो मिलान यही हो गया 79 का। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ? सी नंबर पे है, सी नंबर। 80 नंबर सवाल है, अंतरिम सरकार के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? अंतरिम सरकार के गठन जिस समय हो रहा है, वायसराय कौन थे? सबसे पहला है लॉर्ड इरविन, 26 से 31, 1926 से 31। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो 36 से 44, ये 1936 से 44 है। इसके बाद लॉर्ड बेवेल 44 से 47, 1944 से 47 है। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर, लॉर्ड वेवेल। अंतरिम सरकार के गठन किया गया था 1946 में, इसीलिए लॉर्ड वेवेल। आगे देख रहे हैं, चलिए 81 नंबर सवाल है, आपको मिलान करना है। शिक्षा, सी राजगोपालाचारी। कृषि एवं खाद्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्रम, जगजीवन राम। वित्त, लियाकत अली। तो इसका आंसर मिलान करने पे हो गया ए, डी नंबर इसका आंसर हो गया। 82 नंबर सवाल है, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह अंतरिम सरकार के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। और इनका मुख्य कार्य क्या था? मतलब जो अध्यक्ष है अंतरिम सरकार के, मतलब प्रधानमंत्री उस समय थे। तो स्वतंत्रता की प्रक्रिया को संचालन करना, संविधान सभा का गठन करना, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की तैयारी करना। और यह सरकार 1946 में स्थापित किया गया था, पता ही है, 2 सितंबर 1946। और यह 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अस्तित्व तक बना रहा। 83 है, भारत विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लेबर पार्टी क्लेमेंट एटली थे। 84 नंबर क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था? प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919।
85 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रेगुलेटिंग एक्ट के कमी को दूर करने के लिए किया गया था। और इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया, जिसका नियुक्ति ब्रिटेन के कौन किए थे? ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा किया जाता था। और इसके सदस्यों में एक ब्रिटेन के अर्थ मंत्री, दूसरा विदेश सचिव और तथा 4 अन्य सदस्य शामिल होते थे। चलिए 86 है, महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई किस कॉलेज से की? महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। मैट्रिक पास करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो सामल दास कॉलेज से करते हैं, भावनगर गुजरात, और कानून की पढ़ाई करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से। 87 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर रंग भेद के कारण ट्रेन से उतार दिया गया था? तो उस स्टेशन का नाम था मेरिन्सबर्ग। मेरिन्सबर्ग मतलब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे गांधी जी, और उसी क्रम में मेरिन्सबर्ग में इनको उतार दिया गया स्टेशन से। 1893 गांधी जी अफ्रीका गए। 88 है, अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया गया? पूरा मतलब इंडिया स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919। 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया पूरा भारत में। और इसमें प्रमुख नेता कौन थे? तो मतलब अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, और उसके साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी। गांधी जी भी इसका समर्थन किए थे हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से। चलिए अब आगे देखते हैं। 89 नंबर है, चौरा चौरी कांड नामक घटना के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है, आपको विचार ही करना है। तो यह घटना 6 फरवरी 1922 को घटा, तो नहीं 6 फरवरी को नहीं, 4 फरवरी 1922 को घटा था, कहीं 4-5 देता है, लेकिन 6 फरवरी को नहीं, है गलत है। दूसरा है 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। गांधी जी की गिरफ्तारी बारदोली बैठक से पहले की गई थी, नहीं बाद में किया गया था, तो केवल हो जाएगा बी नंबर। 90 नंबर सवाल है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसने भारतीय के समक्ष संविधान निर्माण की चुनौती रखी? यह थे बर्केनहेड, भारत सचिव, और यह अपने आप को काबिल समझते थे और भारतीयों को चुनौती दी है कि तुम ऐसा एक संविधान का निर्माण करो जिससे पूरा भारत के लोग स्वीकार करें। उसी के जवाब में मोतीलाल नेहरू अपना एक संविधान बनाते हैं, और जिसको मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ होता है? दिल्ली में आयोजित करते हैं 1928 में, और जिसमें 29 दल हिस्सा लेता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, मैंने रोटी मांगी थी मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। यह कथन महात्मा गांधी कहे थे, सॉरी फॉर दैट, महात्मा गांधी कहे, लेकिन सबने अवज्ञा आंदोलन के पहले 11 सूत्री मांग के रखते हैं लॉर्ड इरविन के सामने, जिसमें उनको नहीं मिलता है, तो उसी समय यह बात करते हैं, कहें मैंने रोटी मांगी थी मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। महात्मा गांधी सबने अवज्ञा आंदोलन के पहले यह बात बोले। चलिए अब 92 नंबर है, सबने अवज्ञा आंदोलन के क्रम में धरासना में अंग्रेजी सरकार द्वारा दमन को किस अमेरिकी समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था? तो यह किया था न्यू फ्रीमैन, उसके पत्रकार थे बे मिलर। बहुत प्रमुखता से कहें कि ऐसा भीष्म मतलब मारपीट हम नहीं देखे धरासना में जो हुआ। 93 है, किनके प्रयासों से इरविन समझौता हो पाया था? तो तेज बहादुर सप्रू और एस.आर. जयकर के सहायता से गांधी इरविन समझौता हो पाया। 94 है, सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक पंचायत के जनक क्या कथन कर रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है। सांप्रदायिक पंचायत के जनक रैमजे मैकडोनाल्ड थे, सही है। इसके पृथक निर्वाचन पद्धति के दलितों पर भी लागू किया गया है, भी सही है। दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन की सुविधा दिए जाने का विरोध महात्मा गांधी द्वारा किया गया है, भी सही है। तो यहाँ सत्य कथन कुछ भी नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी नंबर। 95 है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। और राष्ट्रीय योजना समिति किसके अध्यक्षता में गठित करते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित करते हैं। चलिए आगे देख रहे हैं।
96 नंबर सवाल है, अगस्त प्रस्ताव किस दिन प्रस्तुत किया गया? अगस्त प्रस्ताव किस दिन प्रस्तुत किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। क्या होता है कि मार्च 1940 में कांग्रेस मतलब रामगढ़ में अधिवेशन होता है, मतलब वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में होता है, और एक प्रस्ताव पारित करके सरकार को कहा कि यदि वह केंद्र एवं अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार को सहयोग करेगा। तो कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, वो 8 अगस्त 1940 को एक अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और प्रस्ताव में कहते हैं कि कांग्रेस के अंतिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने का जो मांग था उसको स्वीकार कर देते हैं और वैकल्पिक प्रस्ताव पेश करते हैं, उसी को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। और वह किए थे 8 अगस्त 1940 को। उसमें क्या क्या था, कुछ बात इस तरह से है। पहला था डोमिनियन स्टेट, दूसरा था युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा, तीसरा था वायसराय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया जाएगा, और चौथा था एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। चलिए 97 नंबर सवाल देखते हैं। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको विचार करना है। इसमें युद्ध के बाद स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी, ये गलत है। युद्ध के पश्चात संविधान निर्मात्री परिषद का प्रस्ताव रखा गया, सही है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया था, यह भी सही है। तो इसका हो जाएगा 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 कहाँ है? बी नंबर। 98 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना कहाँ किया गया? फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना किया गया था जर्मनी में। क्या होता है कि 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से अचानक गायब हो जाते हैं और मतलब पेशावर होते काबुल होते हुए रूस पहुंचते हैं, लेकिन रूस तब तक मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया, तो सोचे कि अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में ही भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को मतलब नेताजी का उपाधि प्रदान किया जाता है और जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं और उसी संस्थान से, जो फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना की, उसी संस्थान से सबसे पहला बार जय हिंद का नारा देते हैं। 99 नंबर सवाल है, बेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? तो वह थे अबुल कलाम आजाद। डी नंबर। कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। 14 जून 1945 को बेवेल ने एक योजना प्रस्तुत किया जिसका प्रमुख बात इस तरह से है, केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय हों। दूसरा था कि कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी जिसे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक कि एक नई अस्थायी संविधान पर आम सहमति न हो जाती है। बेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन होता है 25 जून 1945 को, और शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 100 नंबर और हिस्ट्री का आखिरी सवाल है, कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विंस्टन चर्चिल द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया गया, गलत है, तब तक प्रधानमंत्री बन चुके थे क्लेमेंट एटली। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, मतलब दिल्ली पहुंच चुका था, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, केवल 2। अब बिहार स्पेशल 10 क्वेश्चन है, इसके बाद करेंट है, अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। बिहार स्पेशल 10 क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग की शाखा का स्थापना किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक। बिहार में होम रूल लीग शाखा का स्थापना किसके अध्यक्षता में हुआ? तो मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में हुआ था 16 दिसंबर 1916। 16 दिसंबर 1916 स्मॉल डेट याद रखिए। और इसी क्रम में एनी बेसेंट आई थी 18 अप्रैल 1918 को, और दूसरा बार 25 जुलाई 1918 को पटना आए थे और स्वशासन के बारे में बताए, और उनका कहना था कि संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना है, ज्यादा लंथन नहीं करना है। 102 नंबर सवाल है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे, यह बिल्कुल सही है। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट जेम विल्सन ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का निर्देश मतलब आदेश दिया, यह गलत है। आदेश यह नहीं दिया था, डब्ल्यू.जे. हार्डकॉक दिया था 16 अप्रैल 1917 को। गांधी जी 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने का, 16 अप्रैल 1917। तो इसका हो जाएगा केवल एक, केवल एक कहाँ गया? केवल एक। अब 103 नंबर सवाल है,
बिहार में किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित में क्या सत्य है? बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह के अध्यक्षता में हुआ। यह गलत है स्टेटमेंट। यह गलत इसलिए है कि बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किया गया था। तो यह स्टेटमेंट तो गलत हो गया। शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में प्रयास किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। बिल्कुल सही है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 34वां। सही है। बिहार प्रांतीय सभा का तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ। यह भी सही है। तो आंसर हो गया 1 नंबर। अब मिलान करना है। यदुनंदन शर्मा यह कहाँ से अति कर रहे थे? तो गया से। इसके बाद है यमुना कार्री कहाँ से कर रहे थे? यह दरभंगा और सारण से कर रहे थे। राहुल संकृतायन मतलब अनवारी, अभी सिवान उसका नाम पड़ गया है। और कार्यानंदन शर्मा यह मुंगेर बढ़िया टाल क्षेत्र से कर रहे थे। तो इसका आंसर हो गया 80 नंबर। 105 नंबर है द मदरलैंड नामक अखबार किसने निकाला था? द मदरलैंड। तो मदरलैंड मजहरुल हक निकाले थे। कहाँ गए मजहरुल हक? डी नंबर में है मजहरुल हक। 30 दिसंबर 1921 ईस्वी को यह सदाकत आश्रम की स्थापना करते हैं और इनका एक मित्र रहते हैं खैरू मियाँ, उनसे यह दान में लेते हैं भूमि और सदाकत आश्रम का स्थापना करते हैं। वहीं से इस पत्रिका को द मदरलैंड का अखबार निकालना प्रारंभ करते हैं। चलिए 106 है बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज पार्टी जो कांग्रेस में गया अधिवेशन होता है, 37वां अधिवेशन 1922 गया में अधिवेशन होता है और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस क्या करता है कि विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार का निर्णय लेता है। तो इन लोग क्षुब्ध हो जाते हैं। इनको कहना है कि जब अगर हम विधायिका में पहुंचेंगे तभी तो विरोध कर पाएंगे। और फिर इन लोग अपना स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1 जनवरी 1923 को। और बिहार में कौन करते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह स्वराज पार्टी का गठन। 107 नंबर है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के पश्चात बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, श्री कृष्ण सिंह के। क्या होता है कि जब चुनाव जीत जाते हैं, कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है, तो उस समय के राज्यपाल थे एमजी हैलेट, बुलाते हैं सबसे बड़े पार्टी के हैसियत से, लेकिन कहते हैं कि सरकार में हस्तक्षेप नहीं होगा। तो श्री कृष्ण सिंह इनकार कर देते हैं कि हम नहीं बनेंगे। तो इसके उपरांत इंडिपेंडेंट पार्टी के थे मोहम्मद यूनुस, सरकार बनाने के लिए उनको निमंत्रण किया गया। और मोहम्मद यूनुस क्या करते हैं कि पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित कर देते हैं। और मोहम्मद यूनुस जो है बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, उसमें मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो वो पहले हैं। और जब कांग्रेस द्वारा निर्णय ले लिया जाता है कि हम मंत्रिमंडल बनाएंगे, गठन करेंगे, तो वह त्याग पत्र दे देते हैं। और फिर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। तो यहाँ पूछा था कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह के अध्यक्षता में। 108 नंबर है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1908 पटना। 109 है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सचिवालय गोलीकांड किसके आदेश पर हुआ था? तो WG आर्चर के आदेश पर हुआ। और ये बड़ा क्वेश्चन पूछते रहता है, ये क्या क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन कौन, मतलब कब गोलीकांड हुआ? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। कुछ सवाल है, 11 अगस्त 1942 को हुआ गोलीकांड। पूछता है कि निम्न में से कौन व्यक्ति नहीं मरे? तो कौन कौन हुए थे शहीद? 7 गोली कांड में 7 लोग शहीद हुए थे। उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी और जगपति कुमार इसमें शहीद हो गए थे। चलिए अब आगे देखते हैं। 10 नंबर सवाल है बिहार में आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1938 में किया गया था। और इसके नेता कौन थे? थियोडोर सुरीन, याद रखिए थियोडोर सुरीन को। 111 है बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया है। स्टेटमेंट गलत है। इसके लिए लाया गया कि यह मतलब यह जो योजना है ना, भारत के उन 100 जिलों पर केंद्रित है जहां कृषि उत्पादन कम है,
फसल सघनता औसत है और कृषि ऋण की उपलब्ध औसत से कम है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास योजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता करना, यह सही है, तो केवल हो जाएगा 2 नंबर, बी आंसर हो गया। 112 है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के GDP में वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है, तो यह लगाया है, क्या लगाएगा वो, 7%। 113 है एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करना है आपको, तो 1 नेशन 1 पोर्ट प्रक्रिया बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय MOPSW की एक पहल है, बिल्कुल सही है। इस पहल का उद्देश्य देश भर में बंदरगाह प्रबंधन के लिए एक समान प्रणाली लागू करके दस्ता बढ़ाना, देरी कम करना और रसद में सुधार करना, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, सी नंबर। 114 है एग्री हब का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ किया है, तो IIT इंदौर, सी नंबर। 115 है कोलकाता में फोर्ट विलियम का नाम क्या है, कोलकाता में फोर्ट विलियम का नाम हो गया है विजय दुर्ग नाम हो गया दिसंबर 2024 में। चलिए काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है, तो यह किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ, किसके साथ, शिक्षा मंत्रालय। 117 नंबर है भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाला म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह किया गया है नई दिल्ली, कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है और इस म्यूजियम में भारत के मौसम संबंधी प्रगति के दर्शन वाले 38 भित्ति चित्र हैं, इसे दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। 118 है भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में स्थित है। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पज्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है, पज्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, कब, 2 जुलाई 2024 में। 119 नंबर है नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर BK पॉल की अध्यक्षता में। 120 नंबर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 180 देशों में 96 सही है, सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर, यह भी सही है, सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान, यह भी सही है, 1, 2, 3 हो जाएगा, डी नंबर। 121 है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन को पढ़िए, बाकी गलत चीज को क्या पढ़ना, तो यह सही है, यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन का कार्य करता है। 122 नंबर क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP का पहल उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों का एक इकाई में विलय करना है। सागर आकलन, मतलब ये तो गलत हो गया, यह तो गलत है। सागर आकलन लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बढ़ाना है, तो यह सही हो गया, तो इसका हो जाएगा केवल दो हो जाएगा। आगे देखिए 123 क्वेश्चन है हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है, एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है आपको बताना है, तो बी हो जाएगा खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है। 124 है संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य आपको पता है, तो बी नंबर हो जाएगा कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना है। 125 है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIEP का संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेवार है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। 126 है हाल ही में माउंट तारानाकी मोंगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया, किस देश में स्थित है, तो वह न्यूजीलैंड में स्थित है। वहां के संसद 30 जनवरी 2025 को माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करके इतिहास रच दिया है, उसे मनुष्य के बराबर अधिकार दिया गया है। 127 है कौन सा देश AI जनरेटेड वाला यौन शोषण सामग्री CSAM का अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है,
तो पहला देश बन गया है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम बन गया है। 128 से यूएई के ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण स्थिति में योगदान करते हैं, तो यह सही है। दूसरा है यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 129 है संसद के सदस्यों को छुट्टी या वेतनों की समीक्षा हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन कर रहा है, तो यह कर रहे हैं विप्लव कुमार देव। और 130 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICT दोनों बनाएगा, तो यह लखनऊ बनाएगा 300 करोड़ के लागत से। 131 नंबर है निम्न कथनों पर विचार करें। बिहार का पहला गोट बकरा सीमेंट स्टेशन पूर्णिया में बनेगा, नहीं पूर्णिया में नहीं बनेगा, यह बनेगा गया में, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। रोहतास के करमचट डैम के बगल में बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनेगा, यह सही है। तो असत कथन का चयन करना था, असत कथन केवल एक। 132 है केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। तो बजट में पटना एनआईटी के विस्तार की पहल की गई है जिसमें टेक्नोलॉजी पार्क और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनेगा, गलत है। बजट में बिहार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के अंतर्गत राजगीर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है, यह भी गलत है। बिहार में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रावधान बजट में किया है, स्टेटमेंट सही है, तो केवल हो जाएगा 3 सी नंबर। मतलब राज्य में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा? सहरसा, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी और रक्सौल। 133 है 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बोध गया में किया गया, बोध गया। 134 है पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन कौन है? तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। 135 है बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के उपरांत विभिन्न विभागों एवं संबंधित मंत्री पर ध्यान दे। पर्यटन राजू कुमार सिंह सही है, आपदा प्रबंधन विजय कुमार मंडल सही है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह सही है, तो सभी सुमेलित है, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। 136 नंबर सवाल है निम्न कथनों पर विचार करें। पटना जंक्शन पर देश में पहली बार यात्रियों को सहायता हेतु रोबोट लगाया जा रहा है, यह सही है। रोबोट का नाम परी है जिसका पूर्ण विस्तार है पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी, यह भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। 137 नंबर है बिहार में रेलवे अवसंरचना और सुविधाओं के विकास हेतु 5 वर्ष में 5 गुनी हो गई, नहीं 2 गुना हो गया है, 2 गुना, ये गलत हो गया। वर्ष 2021 में रेलवे में विकास हेतु 5150 करोड़ रुपए मिले, यह स्टेटमेंट सही है, तो केवल 2 हो जाएगा। 5150 करोड़ मिला था और इस बार मिला है 10,066 करोड़, तो दोगुना हो गया है। 138 है व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो यह किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। 139 है गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? तो रंजना देसाई। और 140 है थाईपुसम 2025 त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करते रहिएगा लाइक। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए 7004284569। केपी फाउंडेशन के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा और सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलेंगे आपसे हम किसी दूसरे वीडियो के साथ। मैं पंकज सिंह।